चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मंत्रिपरिषद और मंत्री से संबंधित होगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ, पहला प्रश्न बताइए। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? तो कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट का मतलब यही हो गया। कैबिनेट मंत्री का मतलब ये होगा, विभाग का अध्यक्ष होगा। कोई भी विभाग हो, विभाग का अध्यक्ष होगा, है ना। जैसे शिक्षा एक विभाग है, रेलवे एक विभाग है, तो विभाग का अध्यक्ष होगा, वो अध्यक्ष मंत्री जो कहलाएगा कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री और विभागीय अध्यक्ष को इंक्लूड करके बनता है, जबकि मंत्रिपरिषद में एक विभाग में कई गो मंत्री होते हैं, सब सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद ज़्यादा संख्या में होगी, जबकि कैबिनेट मंत्री का संख्या कम होगा। तो केवल कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, आंसर बिफोर बोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए। देखिए, पर आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बताइए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे? बताइए, क्या सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे? हैं? हाँ, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जनरली, सामान्यतः, साधारणतः, आमतौर पर, है ना। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता, जो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है। चलिए, कह रहा है कि क्या संसद का सदस्य नहीं होता है? रेयर केस में संसद का सदस्य नहीं होता है, वो भी 6 महीना के भीतर सदस्यता लेनी पड़ती है। राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बोल। अगला बताइए। चलिए, सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बताइए क्या कर दूं मैं इसका आंसर? सूची 1 को सूची 2 से मिलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यही ना। एक में कह रहा है फखरुद्दीन अली अहमद, तो फखरुद्दीन अली अहमद 74 से लेकर 77 तक रहे थे, यानी एक का जाएगा 2, एक का 2। और नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो 77 से लेकर 82 तक, 77 से लेकर 82 तक। जाकिर हुसैन की यदि बात कर दे तो 67 से लेकर 69 तक। एक वो बच रहा है बीबी गिरी, बीबी गिरी कब से कब? 69 से लेकर 74 तक। कोई ऐसा इसमें ऑप्शन होगा, मिला लेंगे तो है ऐसा? कौन मैच कर रहा है? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी। ठीक है, कारण कि खाली ए का 2, बी का 3 मैच करना, ये भी मैच करना चाहिए, ये भी मैच करना चाहिए, इसलिए मैच कर रहा है। आइए, करा निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कथन पर विचार करना है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत करता है ना। और सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय न्यायालय तथा सलाहकारी आधिकारिक न्यायालय है। क्या राज्य का सुप्रीम कोर्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट राज्य का भी तो है। ऐसा थोड़े कि राज्य में अपीलीय का सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय ही है। राज्य का भी तो मैटर अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी गलत है। तो नहीं एक सही है, नहीं दो सही है, नहीं एक सही है, नहीं दो सही है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। विचार करते हैं। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला कह रहा है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ही योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही बात कह रहा है।
अगला, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये कौन कहा? संसद के सदस्य होना जरूरी है? नहीं, गलत बात। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाभियोग की कोई कंसेप्ट नहीं है महान्यायवादी में। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, तो महान्यायवादी को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत राष्ट्रपति चाहे यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक राष्ट्रपति चाहे पद पर बनल रहता है। आंसर ए और बी दोनों यानी कि 1 और 2 ए पर हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली कुछ न कुछ सीरीज लेकर आते हैं और आज शानदार सीरीज लेकर आए हैं भारतीय संविधान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। चलिए बिना समय गंवाए सीधी बात नो बकवास हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? पहला प्रश्न आज का है, तो बताएंगे। आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको आप कह सकते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। बात करें महान्यायवादी का, तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? नियुक्त राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण भी करता है, माने जब तक राष्ट्रपति पद पर चाहे कि महान्यायवादी बना रहे तब तक बना रहेगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण भी करता है महान्यायवादी। कोई दिक्कत नहीं है। महान्यायवादी सदन का न तो लोकसभा का सदस्य है, नहीं राज्यसभा का, फिर भी सदन में बैठने का अधिकार, सलाह देने का अधिकार, सलाह देता है, अब माने चाहे नहीं माने। आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम लोग उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सार्वजनिक विषय पर परामर्श लेता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक विषय पर परामर्श लेता है। अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से सार्वजनिक विषय पर, सार्वजनिक विषय के मुद्दे पर परामर्श लेता है। वो भी परामर्श राष्ट्रपति माने या न माने विवेक पर निर्भर करता है, बाध्यकारी नहीं है। महान्यायवादी को ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देता है तो परामर्श देना भी बाध्यकारी नहीं है। जैसे 1994 ईस्वी में बाबरी मस्जिद पर परामर्श सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मांगा गया, तो सुप्रीम कोर्ट जिसमें कहा किसी के आस्था से संबंधित मैटर है, इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो परामर्श देना भी बाध्यकारी नहीं है, तो परामर्श मानना भी बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अब कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? जैसे आप देखिए कि महान्यायवादी, मैंने सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कानूनी विषय पर जैसे संघ सरकार को परामर्श देने का अधिकार महान्यायवादी को है, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता यानी कहने का मतलब राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त करता है महाधिवक्ता को राज्यपाल, और यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। जब तक राज्यपाल चाहे ये पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता से वही बात है, महाधिवक्ता को जितना जैसे राज्य के विधानमंडल के सदस्य को जितना वेतन भत्ता मिलता है, उतना महाधिवक्ता को भी मिलता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, लेकिन देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्य को परामर्श देने का काम महाधिवक्ता करेगा, और जब संघ की बात आएगा तो परामर्श देने का काम करेगा महान्यायवादी। कानूनी विषय पर, सार्वजनिक विषय पर राष्ट्रपति को सलाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। चलिए
बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अब जानते हैं कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी। अनुच्छेद कौन सा है? 217। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन संबंधित राज्य का, जिस राज्य में है, संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ ग्रहण कराता है। चलिए, कर 1971 का संशोधन महालेख नियंत्रण के कर्तव्य, शक्ति और सेवाएं स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है, और CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लेखों को तैयार उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? इस संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। चलिए, अगर CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसी का व्यवस्था है। 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। संचित बीमे में कितना रकम है, कब निकला है, सारा का हिसाब किताब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास होता है। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको कहते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसका कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए। जैसे यदि 2023 में अगर कोई नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनता है और उसका अगर 6 साल उम्र से पहले, मैंने 6 साल कार्यकाल से पहले ही अगर 65 साल उम्र हो जाए, जैसे अगर 23 में बना है और 25 में उसका 65 साल उम्र हो गया तो रिटायर कर जाएगा। और यदि 65 साल सपोज करिए कि 2040 में बनने वाला है तो इसका मतलब क्यों 26 साल तक रहेगा, यानी कि 23 में 6 29 तक, यानी कि 2029 तक रहेंगे और उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 6 या 65 दोनों में से जो पहले हो जाए कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बात कर दे वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन। चलिए, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए, बताइए इसका आंसर क्या कर दें। कर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुच्छेदों में से वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में लाया जाता है? अनुच्छेद हो जाएगा 61। महाभियोग का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया जाता है। अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया। महाभियोग है क्या, मैं आपको समझा दूँ। अगर कोई राष्ट्रपति साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति पाया गया तो राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया भी जाता है। हटाने का जो प्रक्रिया उसी का नाम है महाभियोग। महाभियोग जैसे कि क्या, अगर लोकसभा महाभियोग यदि लाना है, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो सदन लोकसभा भी हो सकता है या राज्यसभा भी हो सकता है, कोई भी सदन में आप लाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में यदि महाभियोग लाना होगा तो महाभियोग लाने से 14 दिन पहले 1/4 सदस्य 14 दिन पहले 1/4 सदस्य का लिखित सूचना चाहिए राष्ट्रपति को। मैंने 14 दिन पहले 1/4 सदस्य लोकसभा का लिखित सूचना देगा कि आप पर महाभियोग लगाया जाना है, तब महाभियोग लगाया जाएगा, लोकसभा में आएगा। और उसके बाद लोकसभा जांच करेगा या कराएगा और 2/3 सदस्य पारित कर देगा बहुमत कि हाँ राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप तो सही है, तब फिर जाएगा राज्यसभा के पास और राज्यसभा जांच करेगा या कराएगा और 2/3 सदस्यों से यदि पारित कर देगा राज्यसभा कि हाँ राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सब सही है, तो महाभियोग पूर्ण हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद खाली करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। यदि राज्यसभा में मान के चलिए आपको महाभियोग शुरू करना है, शुरुआत किसी भी सदन से हो सकता है, तो 14 दिन पहले राज्यसभा का 1/4 सदस्य लिखित सूचना देंगे राष्ट्रपति को यहाँ पर महाभियोग लगाया जा रहा है और 2/3 सदस्य फिर पारित करेगा जांच करके यह राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, तब आएगा लोकसभा के पास। लोकसभा के पास आएगा तो लोकसभा जांच करेगा कराएगा और उसके बाद 2/3 सदस्य पारित कर देगा तो महाभियोग का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, राष्ट्रपति उस पद से हट जाएंगे। अभी तक एक बार भी किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारत में नहीं लाया गया है। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था, अन्यथा किसी पर नहीं।
अगर बात करते हैं हम लोग 53 में, तो संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ कार्यपालिका का प्रधान, पालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम से कोई देश से संधि समझौता सब होता है। 74 में अगर बात कर दे तो संघ मंत्री परिषद की बात करता है, प्रधानमंत्री वाली संघ मंत्री परिषद की बात करता है। अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 13 में क्या मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। बताइए भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल मतलब क्या? जैसे देश में महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी को सहायता के लिए अतिरिक्त 2 सॉलिसिटर जनरल होते हैं। जैसे अभी तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, तो महान्यायवादी को परामर्श देने के लिए अतिरिक्त जनरल होता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया महान्यायवादी, और सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी को सहायता देने के लिए पद होता है। चलिए बाकी ऐसा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? लोक निधि, लोक निधि का मतलब आप जानते हैं कि संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि कहिए चाहे लोक निधि कहिए बात बराबर है। संचित निधि कहिए चाहे लोक निधि कहिए बात बराबर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। और संचित निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, CAG को कहा जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अभी CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। बात करें तो सार्वजनिक धन का संरक्षक यही होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कशन किया, सार्वजनिक धन का संरक्षक होते हैं। ध्यान रखिए संचित निधि में पैसा आता कहाँ से है? तो पैसा जो विभिन्न प्रकार का राजस्व से, टैक्स से जो जमा करते हैं लोग, आता है संचित निधि में पैसा। किनके पास जाता है? राजस्व से पैसा आता है, संचित निधि में जाता है। पैसा खर्चा कहाँ होता है? विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, या कोई न्यायालय अगर भारत सरकार पर कोई दंड लगा दिया, डिग्री पंचायत लगा दिया, तो सब पैसा पेमेंट यहीं से दिलाएगा। तो संचित निधि से, संचित निधि से पैसा खर्चा करने के लिए क्राइटेरिया है कि जब तक संसद में विनियोग विधेयक नहीं लाया जाएगा, संचित निधि से पैसा नहीं निकलेगा। विनियोग विधेयक क्या है? तो विनियोग विधेयक संसद में पहले बजट से पहले चर्चा कर लिया जाता है, और बजट से पहले इस पर बहस होता है, और जब संसद पारित कर देती है तो पैसा निकलता है। विनियोग विधेयक हो गया। तो लेखानुदान से पैसा निकलेगा, विनियोग विधेयक से पैसा निकलेगा, और आंतरिक बजट से भी पैसा निकलता है। जैसे अभी निर्मला सीतारमन का पूर्वकालिक बजट अंतिम होगा वर्तमान में, अब उसके बाद जब 2024 में बजट जारी करेंगे तो ये अंतरिम बजट होगा। इसको शॉर्ट टर्म बजट कहते हैं, आय और व्यय दोनों का ब्यौरा कहते हैं। तो उसमें भी अगर व्यय करना होगा तो अंतरिम बजट, तो 3 प्रक्रिया से ही पैसा निकाली जा सकती है। चलिए अगला आ जाइए, क्या आंसर होगा? अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। बताइए इसका क्या आंसर कर दें? कारण निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदन में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार होता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। हम लोग चर्चा करते हैं महान्यायवादी के बारे में। किसको? भारत के महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में ऐसा कुछ दिया ऑप्शन, और भारत के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा डी। मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के संसद में, सदन में बोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मत का प्रयोग नहीं कर सकते, कौन अनुच्छेद कहता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है? 88 कहता है। मत का प्रयोग नहीं करेंगे, सदन में भाग लेंगे, और मत का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुच्छेद 88 कहता है। सलाह दे सकते हैं, संसद को मानना है तो माने सलाह, नहीं मन है मत माने। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी आप समझ चुके हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी समझ चुके। 148 के तहत, 148 के तहत राष्ट्रपति नामित करता, नियुक्त करता है। 148 के तहत सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हर एक साल हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मुख्य स्टार्टिंग में चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन सन 1993 ईस्वी से 3 सदस्यीय हो गया है। 3 सदस्यीय हो गया। एक हो गया मुख्य चुनाव आयोग, और 2 हो जाएंगे अन्य। एक मुख्य हो जाएंगे और 2 अन्य हो जाएंगे। भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष आप जानते हैं कि वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या, अगर टोटल सदस्यों की संख्या करें बात, तो 5 होता है।
एक जिसमें अध्यक्ष होता है और 4 गो अन्य सदस्य होता है, यानी कि एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य रहेंगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या 5 होती है। कार्यकाल सामान्यतः इसका 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने की सिफारिश करना। इसी के सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखेगा, उस हिसाब से बंटवारा होगा। बात कर दे हम लोग राज्य वित्त आयोग का, तो 243 का आई फॉर इनकम, 243 का आई राज्य वित्त आयोग का गठन यहाँ राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व का बंटवारा करना। अगला क्वेश्चन में आ जाइए क्या कहा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेवारी किसको है? तो संसद को है। संसद को माने नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो टिप्पणी कर दिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो विधि के अधीन पैसा खर्च हुआ है, लीगल हुआ इलीगल हुआ, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है। भारतीय संसद को है। कारण कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट अपना देता है राष्ट्रपति को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसको देता है? यानी सीएजी देता है। सीएजी देता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति किसको देता है? सीएजी देगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाएगा, संसद सदन में चर्चा करेगा, संसद में चर्चा करेगा। तो किसको है? राष्ट्रपति, संसद को। किसको है? संसद को। अगला क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जाना जाता है। भारत का महान्यायवादी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो विधि सचिव होता है, कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल का सचिव यदि होता तो कह सकते थे कि देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव, और देश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है सीबीआई का डायरेक्टर, और देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, और देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, देश का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? तो भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नाम है महान्यायवादी, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करेगा, अनुच्छेद 88 कहता है। मत का प्रयोग नहीं करेगा, 88 कहता है, भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो मित्र मार्गदर्शक किसका होता है? लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक के नाम से, मार्गदर्शक माने लोक लेखा समिति को कहा, माने लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक होता है कौन? तो सीएजी। कौन होता है? सीएजी होता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति का मित्र कहिए चाहे मार्गदर्शक होता है, उसको सलाह देते रहता है। ये सब समितियां हैं। प्राक्कलन समिति, जैसे प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टोटल लोकसभा से। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य कहाँ से? लोकसभा से। और लोक लेखा समिति में 15 गो होते हैं लोकसभा से और 7 गो होता है राज्यसभा से। और भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होता है। और भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है विधि सलाहकार होता है। किसका सलाहकार होता है? भारत सरकार का। यानी कहने का मतलब है कि भारत सरकार का एक तरह से कहिए कि वकील है, भारत सरकार का वकील है, विधि अधिकारी होता है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है भारत सरकार का सलाहकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है? भारतीय संसद में सम्मिलित है तो भारतीय संसद आप जानते हैं, याद रखिए सरला, याद रखिए सरला। स्व हो जाएगा संसद अनुच्छेद 79 में, रस हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और लास हो जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 81 में। संसद में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ कह रहा है भारतीय संसद में सम्मिलित है तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो संसद का सदन की अगर बात करें तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदनवाद है भारत में। जबकि संसद की अंक की बात करें तो 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति यूँ कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसे कहते हैं? एस राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन एस राधाकृष्णन को भारत में पहली बार भारत रत्न दिया गया 1954 ईस्वी में। पहला व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, उनको भारत रत्न दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक याद रखिएगा, एक बार राष्ट्रपति और 2 बार लगातार, 1 बार राष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति। एक बार राष्ट्रपति रहे और 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करने वाले हैं एस राधाकृष्णन। कहता है कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले दूसरा व्यक्ति कौन है, तो हमीद अंसारी। पहला व्यक्ति है एस राधाकृष्णन और दूसरा है हमीद अंसारी। राजेंद्र प्रसाद देश का पहले राष्ट्रपति थे, बिहार से, जीरा देश से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। अबुल कलाम आज़ाद पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए। अबुल कलाम आज़ाद पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए। एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिए एपीजे अब्दुल कलाम। अगला आ जाइए क्या कह रहा है इसे, कारण निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है, जल्दी से बताइए, तो नियंत्रक का महालेखा परीक्षक हो जाएगा। अगर बात करें महान्यायवादी का, तो महान्यायवादी संसद में भाग ले सकता है। अगर महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता राज्य के विधानमंडल में भाग ले सकता है, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होता है, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से। कारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का सृजन किया जाता है। मैंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके द्वारा किया गया, तो संविधान के द्वारा। कारण अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका चर्चा किया गया, संविधान इसका चर्चा किया है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो संविधान के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल संकल्प के द्वारा, इसमें तो मंत्रिमंडल संकल्प के द्वारा योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद ऐसे आयोगों का गठन की है। संसदीय अधिनियम कोई एक्ट बनाकर नहीं किया गया, संविधान के द्वारा किया गया। अगला जाइए, ये अधिनियम के तहत कुछ जोड़ा जाता है बाद में। अगला जाइए, कह रहा है लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। चेक करते हैं, कह रहा है कि CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है तब। एकदम गलत बात है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कभी भी रखता है, कोई राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषणा होगा तो ये जरूरी नहीं है। दूसरा कह रहा है CAG की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो लोक लेखा समिति विचार विमर्श कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो करती है, ठीक बात है। अगला कह रहा है CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। ये भी सही बात है। अगला कह रहा है CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो अभियोग लगा सके कोई व्यवस्था नहीं है, तो खाली 2 गो सही हो गया, यानी कि 2 और 3 है कोई ऑप्शन में, तो है ऑप्शन C4 का है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए, क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना होगा। माने भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो राष्ट्रपति को कम से कम कितना दिन पहले सूचना करना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप चर्चा कर चुके हैं हम लोग पूर्व के आज ही क्वेश्चन में 14 दिन। महाभियोग कोई भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। हम महाभियोग लाने से पहले कितना दिन सूचना देना होगा, तो 14 दिन पहले। अब 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य लिखित सूचना देगा राष्ट्रपति को। अगर लोकसभा से शुरू करना चाहते हैं तो लोकसभा के, राज्यसभा से शुरू होगा तो राज्यसभा का, और 2/3 पारित होने के लिए आवश्यकता है। चलिए अगला आ जाइए, क्या कहते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी D for dog। ध्यान रखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है।
अध्यक्षता कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक तक ही सीमित है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं है। संविधान में संशोधन करना होगा तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार हुआ है। इससे पूर्व क्वेश्चन को आप देख लेंगे। संयुक्त अधिवेशन 3 बार, 1961 ईस्वी में पहली बार, और 1978 में दूसरी बार, और 2002 में तीसरी बार। याद रखना, दहेज के लिए बैंक में पीटा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है, तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। यदि उपसभापति भी नहीं राज्यसभा का, तो पैनल का वरिष्ठतम कोई सदस्य करेंगे जो राष्ट्रपति तय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इसका कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि है। अगर नहीं है, अगर लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि तो नहीं, अगर एंग्लो इंडियन का, तो कितने सदस्यों का मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति कर सकता था लेकिन अब नहीं करता। जैसा कि जानते हैं, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 330, 331, 332, 333, अभी तुरंत याद हो जाएगा। 330 में क्या है? तो लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन है। लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन है। अब सम संख्या को सम संख्या के साथ मिलाइए, सम संख्या को सम संख्या के साथ मिलाइए। अब देखिए विधानसभा में SC ST का रिजर्वेशन है। 331 में एगो, ध्यान रखिए, 331 में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नामित करता था। अब विषम संख्या को विषम संख्या के साथ मिलाना है। और 333 में यहाँ लोकसभा में कहाँ करता था? लोकसभा में करता था। और 333 में क्या है? तो विधानसभा में राज्यपाल एगो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। अब ना तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत करेगा और न ही लोकसभा में एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104 2020 के तहत समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन को नहीं करेगा, इसीलिए कोई में 0 बना लीजिए, इसीलिए 0 कोई बना लीजिए अपना मन से। क्या हो जाएगा? कोई में 0 बना लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंग्लो इंडियन बात कर दे हम लोग तो अभी SC ST का रिजर्वेशन है। अभी SC ST लोकसभा में अगर बात करें तो SC का रिजर्वेशन है 84 और ST का रिजर्वेशन है 47 47। ST ST रिजर्वेशन की बात कर दे तो जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया SC ST रिजर्वेशन। प्रत्येक 10 साल के बाद बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टिंग में 10 साल के दिया गया था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते अभी 2030 तक कर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई अगर समस्या होगा। ध्यान रखिए, विधानसभा में 2 महिला का नाम दर्ज करता है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। याद रखिए, महिला आरक्षण 2 है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, वह नियुक्त करता है, आरक्षण नहीं नियुक्त करता है। और ना अनुच्छेद नहीं, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या सत्ता भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? सीधा सीधा कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को शक्ति नहीं देता है? डायरेक्ट पूछना चाह रहा है, बताइए इसका क्या कर दे। एक में कर रहा अध्यादेशों का प्रख्यापन। अध्यादेशों का ऑलरेडी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था, राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रख्यापन करेगा? ये गलत बात है। उच्चतम न्यायालय के से परामर्श लेना अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श लेता है, सही बात है। संसद के दोनों सदन को भेजेगा संयुक्त अधिवेशन, दोनों को या अभिभाषण दे सकता है या बारी बारी से भी दे सकता है, बिल्कुल सही है। क्षमादान अनुच्छेद 72 में करवे करता है, क्षमादान करवे करता है, यानी खाली 1 नंबर इसका नहीं है, बाकी सब है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमादान में राष्ट्रपति क्षमादान यानी पूरी तरह से सजा माफ भी कर सकता है और सजा को कम भी कर सकता है, स्वरूप परिवर्तन करके भी कम कर सकता है, यहाँ की फांसी की सजा को रुकवा भी सकता है। आंसर खाली A पर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, क्या कह रहा है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अन्य कर्तव्यों से नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? ध्यान रखिएगा, अभी तक अगर बात करें राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, त्यागपत्र किसी विशेष परिस्थिति में हो, तो राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो जाए तो आकस्मिक परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की हैसियत से मात्र 6 महीना काम कर सकता है। अभी तक भारत में 3 गो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से 6 माह से ज़्यादा समय नहीं रह सकता है।
कार्यवाहक राष्ट्रपति कहने का मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के काम करना। जैसे अभी तक एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। देखिए, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के काम करेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। 1969 ईस्वी में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करने का मौका मिला है। अगर एक मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए, एक मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस है ना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन बात कर रहे तो दो उपराष्ट्रपति कितना? दो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला है। एक है बीबी गिरी और दूसरा है BD जति। बीबी गिरी और BD जति कितने? तो दो। BD जति कब की हैं? तो 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के काम किए हैं और BB गिरी 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के काम किए हैं। तो वही कह रहा कितना दिन तक अधिकतम? तो 6 माह। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवा लेना होगा तो अगला राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन अगला वीडियो मिलेगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।